हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड बाय प्रतीक सर। तो बच्चों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं एग्जाम्पलर की एक और नई एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 9.3। तो अभी तक हमने, अगर आप देखो पीछे की एक्सरसाइज अपने कवर नहीं करी है, तो अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज 9.2 और 9.1 एग्जाम्पलर की कवर कर चुके हैं। इसके अलावा सर्कल्स के चैप्टर एनसीईआरटी से कवर कर चुके हैं, जिसके लिंक मैंने सारे नीचे दिए हुए हैं। आप कोई भी लेक्चर चाहो तो उसे वहां से नीचे से देख सकते हो। इससे पहले रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लेक्चर में हम लोग 9.3 जिसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी क्या क्या कवर करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे दो सैंपल क्वेश्चन 1 और 2 एग्जाम्पलर के, जो कि 9.3 एक्सरसाइज के पहले दिए हैं, और फिर 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 10। तो चलिए सबसे पहले कवर करते हैं सैंपल क्वेश्चन 1। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? D1 D2 इज ग्रेटर देन D1, मतलब आपको D1 और D2 दो डायमीटर दिए हैं और 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सबसे पहले आई होप आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है, मैं पीछे के लेक्चर में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। इसका मतलब अगर मुझे D1 और D2 दो डायमीटर दिए हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के, तो मैंने दो सर्कल बना लिए। एक सर्कल मान लीजिए ये, और एक सर्कल मैंने बना लिया ये। आपको कह रहे D2 D1 से बड़ा है, मतलब मैंने यहां पे और ये O A B। अच्छा, D1 और D2 डायमीटर है तो रेडियस ऑब्वियसली इसके आधे होंगे। आगे कहते हैं सी बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। कह रहे हैं एक कॉर्ड है जो कि दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट है, मतलब मैंने यहां से एक लाइन बनाई जो कि आपका ए बी जो है वो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड हुआ और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हुआ? आपका टेंजेंट हुआ। तो अब मैंने यहां पे देखो गिवन में लिख सकते हो आप ए बी कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ डायमीटर। कौन सा डायमीटर? देखो बड़ा कौन सा था? D2। तो ए बी इसकी कॉर्ड है और ए बी क्या है? आपका टेंजेंट इसके लिए, और सर्कल विद डायमीटर D1। तो हमारे को ये दिख गया है ए बी आपकी इसके लिए डायमीटर है, इसके लिए टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, और बड़े वाले सर्कल के ए बी कॉर्ड है। अब सी बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो ए बी की लेंथ मुझे सी के बराबर दी हुई है। तो अब हमसे कहते हैं प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या है आपको? D2 स्क्वायर, मतलब जो बड़े वाले डायमीटर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पे, देखो सबसे पहले तो आप बात करो ओडी। ओडी क्या है? रेडियस है, ठीक है। रेडियस क्या होगा? ये जो D1 है ये डायमीटर था, तो ओडी विल बी D1 अपॉन 2। मान लिया लेट R1, ओडी को मैंने R1 ले लिया विच इज D1 अपॉन 2, और मैंने कहा OB जो है डेट इज D2 अपॉन 2, लेट R2 लिख दिया मैंने। या R1 R2 भी छोड़ो, सीधे हम लोग OD और OB पे ही काम करेंगे, इतना कंफ्यूजन करते ही नहीं। तो मैंने यहां पे OD को लिख दिया D1 अपॉन 2, और यहीं पे मैंने OB को लिख दिया D2 अपॉन 2। अब आगे देखते हैं। अब मैंने कहा जो आपका AB है वो क्या है? आपका C। अब सबसे पहले देखो थ्योरम यूज करना शुरू करते हैं। पहली थ्योरम क्या है? दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, तो आपका ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो पहले तो यही लिख दिया एस OD इज रेडियस, AB टेंजेंट, तो एंगल ODB ये कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ब्रैकेट में थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट 90 डिग्री। तो मेरा अब ये ODB 90 आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर OD AB के परपेंडिकुलर है, ये चीज मुझे पता चल गई। ऑल्सो OD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर OD AB के परपेंडिकुलर है तो आपने कहा AD विल बी इक्वल टू DB। क्यों? क्योंकि AB बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है।
तो आपने सीधे लिख दिया एस ए बी इज chord of circle, so AD is equal to DB. Theorem 3, perpendicular from the center bisect the chord. तो इसका मतलब आपने दो थ्योरम यूज करी। पहले से आपने ये कहा ये इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि ये छोटे वाले के लिए टेंजेंट है और ये रेडियस है। बड़े से आपने बड़े वाले के लिए एक अपने कॉर्ड बना दी और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये और ये पार्ट बराबर हो गया। तो अब आपका AD और BD बराबर आ गया। तो इससे आपको क्या पता चला, देयरफॉर AD इक्वल्स टू BD इज इक्वल टू C अपॉन 2। क्यों? क्योंकि AB क्या था, AB क्या था बेटा, C। तो AD और DB क्या होंगे, बेसिकली AB अपॉन 2, AB के आधे होंगे ना। तो चाहे आप इसे ऐसे लिख लो क्लैरिटी के लिए, AB अपॉन 2 विच इज इक्वल टू C अपॉन 2। अब मुझे सीधे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं इन ट्राइंगल BOD में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं और फिर क्वेश्चन को आगे करता हूं। देखो BOD में क्या दी है, हम लोग देखो फिगर देखोगे तो BOD में BO हाइपोटेन्यूज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, BO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही चीज लिखेंगे। तो पहले तो यही लिख देते हैं, इन ट्राइंगल BOD BO का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BO क्या है आपका, अभी आपने लिया था देखो BO या OB D2/2, तो यहां पे मैंने डाला D2/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OD क्या है आपका D1/2, D1/2 का स्क्वायर प्लस BD क्या है आपका C अपॉन 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई, D2 का स्क्वायर क्या हुआ, D2 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस C स्क्वायर अपॉन 4। ये सारे 4 कट जाएंगे तो आपका आ जाएगा D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। आई थिंक C स्क्वायर, C1 तो नहीं है यहाँ पे, ये आ गया C स्क्वायर। यही मेरे को प्रूफ करना था, हेंस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो यहां पे मेरा ये क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन 1 खत्म होता है। आई होप क्लियर है, सिंपल सा था। और अगर आप पीछे के क्वेश्चन देखोगे इसका ऐसे ये ऑब्जेक्टिव के भी कॉन्सेप्ट यूज हुए, तो जब भी आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए ना, समझ जाना अगर एक कॉर्ड दी हुई है जो कि दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट है तो एक दो थ्योरम जरूर लगेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्योंकि बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, और रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं इफ A, B and C आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल वेयर C इज द हाइपोटेन्यूज। कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। प्रूव दैट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय दिस। ओके, तो पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और एक मैंने सर्कल का जो कि इसको टच कर रहा है। P Q R A B C C हाइपोटेन्यूज दिया है आपको, ठीक है। तो आपको ये तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये मैंने A ले लिया और ये मैंने B ले लिया। तो अब यहां पे लिख देते हैं सबसे पहले, AB को मैंने ले लिया C हाइपोटेन्यूज जो है, AC को मैंने A ले लिया, BC को मैंने B ले लिया, और सर्कल जो है उसका रेडियस कितना दिया है, R दिया हुआ है। ये मेरा R है, ठीक है। ये भी एक तरह से R है। आई होप इतना क्लियर है। तो आपने कह दिया O, तो OP OQ ये सब क्या हो गए, R हो गए आपके। OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू R। तो मुझे प्रूफ करना है R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C अपॉन 2। अब सबसे पहले देखो इस फिगर में आप थ्योरम यूज क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आप टू प्रूव में तो यहां पे लिख दो, टू प्रूव इज इक्वल टू R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C अपॉन 2। अब जब भी ज्योमेट्री क्वेश्चन करना है सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखो, ध्यान से स्टडी करो कि हमें क्या दिख रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे,
आपको सबसे पहले तो दिख रहा है ये और ये साइड बराबर होगी। क्यों भाई? ए पॉइंट से आप ये दो, और देखो ये मत कर देना कि ये पूरी बराबर होगी, हमेशा टेंजेंट जहां तक टच करती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लेंथ ली जाती है। तो मैंने कहा एपी और ए आर बराबर होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ऐसे ही मैंने कहा सीपी और सीक्यू भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और सेम लॉजिक से आपका बी क्यू और बी आर भी बराबर होंगे। चलो इतना तो समझ में आ गया कि ठीक है इस तरह से होगा। अब बात आती है इसके अलावा और चीज, ओपी रेडियस है, एसी टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना हुआ? 90। ये भी कितना हुआ? 90। ये कितना है? 90। तो ये भी कितना हुआ? 90। तो ये जो फिगर है आपकी ये क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। अब मैं पहले तो दो चीजें देखो ये लिखता हूं सबसे पहले, फिर आगे देखूंगा। आपने सबसे पहले कहा, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, एंगल ओपीसी इक्वल्स टू एंगल OQC इज इक्वल टू 90। ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्योंकि आपका ओपी रेडियस है, एसी टेंजेंट है, तो एंगल ओपीसी 90 हुआ। ऐसी अगर ओक्यू रेडियस है, बीसी टेंजेंट है, तो आपका ओक्यूसी भी क्या हुआ? 90 हुआ। तो ये भी 90, ये भी 90। आपने कहा ऑल्सो एंगल PCQ या एंगल C इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल POQ ये भी क्या हो गया? 90 हो गया। तो मेरे ये चारों एंगल सबसे पहले 90 आ गए। जैसे ही चार एंगल 90 आए, ठीक है, और आपने कहा ऑल्सो CP इज इक्वल टू CQ, थ्योरम 2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो अगर आप यहां से ड्रॉ कर रहे हो C से, तो ये CP और CQ क्या होंगे? बराबर होंगी। एंड OP इज इक्वल टू OQ, रेडियाई। तो अगर बेटा एक 4 साइडेड फिगर में चार एंगल 90 है और एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो फिगर क्या बन गई आपकी? स्क्वायर बन गई। देयरफॉर OPCQ इज अ स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका मैंने निकाल दिया। क्यों निकाला अभी समझाता हूं। तो आपको फिर से मैं एक बार समझा देता हूं बस। क्योंकि आपने कहा कि ये एंगल आपका 90 था, गिवन था, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपने 90 किए दोनों थ्योरम से, क्योंकि आपका ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो थ्योरम से ये और ये 90 हुए, तो बच्चों एंगल भी 90 हुआ। तो आपको चारों एंगल 90 हो गए। जब भी किसी कोऑर्डिनेटर के चार एंगल 90 होते हैं, या तो वो रेक्टेंगल होता है या वो स्क्वायर होता है। अब रेक्टेंगल या स्क्वायर में से देखना है, मैंने कहा ये और ये एडजेसेंट साइड तो इक्वल है, दिख ही रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये और ये इक्वल होंगे, या आपने कहा ये और ये एडजेसेंट साइड इक्वल है। अब ये इक्वल, ये भी इक्वल, तो ये सारे क्या हो गए? आर। तो ये क्या हो गया? आपका स्क्वायर हो गया। देयरफॉर CP इक्वल्स टू CQ इज इक्वल टू R। मुझे ये दोनों R मिल गए आपके। जैसे ही मुझे ये R मिले, मैंने अब कहा देयरफॉर BQ जो है वो क्या हुआ आपका? BC माइनस CQ। देखो BC में से CQ गया, विच इज इक्वल टू B माइनस R। और ऐसे ही अगर आप देखो AC, ये वाला AC, ये जो बड़ा वाला है AC, उसमें अगर मैं AP की बात करूं, ये वाली चीज, तो आपको ये A दिख रहा है, ये R, तो AP क्या आ जाएगा? A माइनस R आ जाएगा। तो मैंने कह दिया AP इज इक्वल टू AC माइनस CP विच इज इक्वल टू A माइनस R। तो मेरा BQ और AP की वैल्यू निकल गई। यहां से मेरे को देखो, आप AP की वैल्यू पता चल गई, BQ की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। यहां से भी देख सकते हो, ये R था तो ये A माइनस R होता, ये R था तो ये B माइनस R होता। अब मैंने अब कहा, अब आपने थ्योरम यूज करी, AP किसके बराबर है? AR के, और BQ किसके बराबर है? BR के। तो आपने लिख दिया नाउ BQ इज इक्वल टू BR। ये रहा देखिए, दिस इज BQ, दिस इज BR। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, पहले भी डिस्कस किया था। ऐसी AP और AR भी बराबर हुए, तो आपने BQ को BR के बराबर और AP को AR के बराबर कह दिया थ्योरम 2 से। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब आपको निकालना है R की वैल्यू। मुझे यहां पे सारी लेंथ मिल गई,
एपी मिल गया, ये 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 मिल गया। अच्छा, अब मैंने कहा अच्छा मेरे को सी चाहिए, सी अभी तक कहीं नहीं आया, ठीक है। अब मैंने कहा ए बी जो है डेट इज इक्वल टू सी, तो मैंने कहा ए बी किसके बराबर है, ए आर प्लस बी आर। तो मैं यहां पे क्या किया, मैंने ए बी को लिखा ए आर प्लस बी आर। ए बी की जगह मैं डाल देता हूं सी इज इक्वल टू ए आर की जगह मैंने डाला, ए आर क्या होगा आपका, देखो एपी के बराबर, और एपी क्या, ए माइनस आर, ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर। आगे देखो ए आर, फिर से देखो ध्यान से, कहां से देखो घूम रहा है क्वेश्चन, है ना मजेदार। बी क्यू बी सी के बराबर, बी क्यू जो है वो बी आर के बराबर हुआ, तो बी क्यू क्या है, बी माइनस आर, और ऐसी ए आर हो गया ए माइनस आर, जिसकी वैल्यू मैंने इधर डाल दी। अब आपने इसे सॉल्व किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू आर, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो टू आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ये इधर चला गया और टू आर उधर चला गया, तो माइनस टू आर प्लस हो गया, तो आपका आर क्या हुआ, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, ये आपका आंसर है, हेंस प्रूव्ड। ये रेडियस प्रूफ करना था कि रेडियस की वैल्यू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन में क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फिर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो रेडियस सेम है, सॉरी रेडियस अलग अलग और आपका सेंटर सेम, बिल्कुल। ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया, एक ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया, थोड़ा ढंग से नहीं बना, फिर से बना देते हैं, बिल्कुल। द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5, ठीक है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस 5 है, मतलब बड़े वाले सर्कल का, एंड द कॉर्ड एसी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड एसी है एक, तो मैंने पहले तो एक कॉर्ड बना देता हूं, इस टेंजेंट टू इनर सर्कल, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी किया था क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बना ली, इसको मैंने एसी कह दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ओ ले लिया, ये मैंने एक रेडियस बना दिया अंदर वाले का, एम ले लिया इसको, और तो कुछ नहीं दिया, और बाहर वाला ये मैंने जॉइन करके ओसी को 5 ले लिया। तो फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, तो अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिया हुआ है गिवन में मुझे ओसी दिया हुआ है 5 और एसी दिया हुआ है मुझे 8, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, टू फाइंड में अगर मैं कहूं तो फाइंड में मुझे ओएम निकालना है, क्योंकि रेडियस ऑफ इनर सर्कल ओएम होगा। अब जैसा मैंने बताया था, जैसे ही दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं, एक कॉर्ड दिख रही है, दो थ्योरम जरूर यूज होंगी, तो पहले मैंने वही थ्योरम यूज कर ली, जिससे क्या कहते हैं ज्यादा कंफ्यूजन हो ही नहीं, जो चीज बोली वो तो पहले कर ही लें। तो प्रूफ में या सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने कह दिया ओएम रेडियस एसी टेंजेंट, therefore OM is perpendicular to AC, थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर OM AC के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली एंगल OMC क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये चाहो तो लिख दो, नहीं चाहोगे तो भी लिखो, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। अब आपने कहा ऑल्सो एस OM इज परपेंडिकुलर टू AC, AC इज कॉर्ड, तो फिर से आपने कहा देयरफॉर AM विल बी इक्वल टू MC, थ्योरम 3 जो हमने पढ़ी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जैसे ही मैंने ये कहा देयरफॉर AC क्या था आपका 8, तो AM इक्वल्स टू MC इज इक्वल टू AC अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4। तो आपका AM और MC दोनों में ये क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और आपका जो OC है ये क्या आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। OC आपका 5 आ गया, MC आपका 4 आ गया, इतना क्लियर है। अब हम लोग को OM निकालना है। अब सीधे मैंने कहा इन ट्राइंगल OMC, OC स्क्वायर एंगल OMC लिख दो 90 डिग्री, तो सीधे पाइथागोरस यूज करो, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। OC स्क्वायर आपको दिया है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर निकालना है प्लस 4 स्क्वायर माइनस एंड 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OM स्क्वायर, या OM क्या आ गया आपका √9 विच इज 3, प्लस माइनस 3 नहीं, क्योंकि लेंथ जो है नेगेटिव हो नहीं सकती, तो OM आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, और यहां पे आपका ये आंसर खत्म हो गया। रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ
इनर सर्कल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। डन। अब चलते हैं, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में कह रहे टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर, बहुत बढ़िया बात है। आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक मैंने सर्कल बनाया, उसका सेंटर लिया ओ, दो टेंजेंट बनाई पी क्यू और पी आर, इसके ऊपर एक टेंजेंट यहां से, एक टेंजेंट यहां से। टच करते हुए चली जाएंगी। पी क्यू और आर, यहाँ पे एक सेंटर ले लिया। थोड़ी फिगर ऐसी है, बस समझ जाएंगे आप। ठीक है, प्रूव डेट ओ क्यू आर पी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब अगर आपने 9th क्लास में ध्यान हो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं? एनी कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मतलब अगर दिस प्लस दिस इज 180 एंड दिस प्लस दिस इज 180, तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है। आपको अगर ये प्रूव करना है इन दोनों का सम 180 है और आपको ये ऑलरेडी पता है ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 होंगे, तो सीधे आपने लिख दिया एस ओ क्यू is radius PQ tangent, therefore angle OQP is equal to 90 degree. Radius is perpendicular to tangent at point of contact. तो OQP क्या हो गया? 90. As a also angle ORP is equal to 90. ठीक है, तो आपने कहा ये 2, ये आपका 1, एड 1 प्लस 2, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 प्लस 90। देयरफॉर एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ आर पी कितना आ गया? दिस प्लस दिस 180 डिग्री। अगर ये 180 हुआ और कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। इसे जाए नंबर दे देता हूं मैं, इतना बार बार लिखने, 1 2 3 4। तो आपने कह दिया ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है? 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 को अगर मैं छोड़ दूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आया हुआ है? 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी कितना आ गया? 180। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि भाई अपोजिट एंगल का सम 1 और 3 का 180 है, 2 और 4 का 180 है। जैसे ये हो गया, आपने कह दिया सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of quadrilateral is 180 degree, so क्या नाम है? QORP is साइक्लिक। आपने कहा भाई अगर अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया है तो ये मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है QORP ये साइक्लिक हो जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। अच्छा, क्वेश्चन 3 जो है उसके आगे आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कहते हैं। कहते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी, पहले तो एक सर्कल ही बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल तो चाहिए ही होगा, एक सर्कल ये बन गया। अब क्या कहते हैं? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ मैंने मार्क कर दिया, टू टेंजेंट बी सी एंड बी डी आर ड्रॉन। तो मेरे को एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने लिया बी और यहां से मैंने दो टेंजेंट बी सी और बी डी ड्रॉ कर दी। अरे ड्रॉ कर देते हैं। एक ये, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो तो समझ जाना, टेंजेंट टच करते हुए जानी चाहिए ये। ठीक है, तो ये बी सी और डी, सच डेट एंगल डी बी सी मतलब ये वाला एंगल जो है पूरा, ये आपको 120 दिया है।
हमें प्रूफ करना है बीसी, बीसी क्या हुआ आपका ये वाली लाइन, प्लस बीडी इज इक्वल टू बीओ, मतलब बीओ हुआ ये। तो पहले तो इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो बीओ को ज्वाइन किया, ये हुआ, इसे ज्वाइन कर लिया। अब आपको गिवन में डीबीसी 120 दी है, ठीक है। अब सीधे सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन तो आप लोग लिख लेंगे, बीसी और बीडी टेंजेंट है, ओसी रेडियस है, एंगल बीसीडी, डीबीसी आपको सीबीडी 120 दी है, ठीक है। अब सीधे सॉल्यूशन में हमारे को ये प्रूफ करना है, टू प्रूव में आपका बेसिकली बीओ, बीओ क्या है आपका ये इज इक्वल टू 2BC। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको बीच का एंगल दिया, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है तो सबसे पहले तो मैं ये वाला एंगल निकालता हूं, ठीक है। उसके लिए अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप पहले इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, 1 और 2 को। अब उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने प्रूफ लिखा और मैंने इन ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल बीओडी, दो ट्राइंगल ले लिए। आपने कहा ओसी इज इक्वल टू ओडी रेडियाई, ठीक है। ओबी इज इक्वल टू ओबी कॉमन, और इसके अलावा आप कह सकते हो बीसी इज इक्वल टू बीडी। क्यों कह सकते हैं भाई, बीसी और बीडी बराबर थ्योरम 2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल ओबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओबीडी बाय एसएसएफ। इसके अलावा अगर आपको एसएसएफ नहीं समझ में आता तो हाँ एक और ऑप्शन है, इन दोनों को 90 लेके ये रेडियस, ये कॉमन और ये आपका ये हो गया, लेकिन वो होगा बाय आरएचएस। तो अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज करो, या तो एंगल को यूज कर लो तो आरएचएस से, या एसएस से। आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। जैसे ही आपने कहा तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी, सीपीसीटी से मेरे दो एंगल जो है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए। अब अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल CBD अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरा यहां पे एंगल 1 जो है वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। अब मुझे ये एंगल मिल गया, मुझे क्वेश्चन में करना है बीओ और बीसी। बीओ आपका ये है और बीसी आपका ये है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो बी, अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे, अब ध्यान से देखना, देखो इस ट्राइंगल में आपका ये एंगल 90 है और इस एंगल के लिए फिर ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो मुझे बेसिकली बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करना है, और बेस और हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, कॉस होता है। तो आपने सीधे लिखा इन ट्राइंगल बीओसी बीओसी में cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस क्या हुआ आपका बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओबी। cos 60 आपको पता है क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू बीसी अपॉन ओबी, या फिर मेरा यहां से आ गया देयरफॉर बीओ इज इक्वल टू 2BC, इंटरचेंज। तो बीओ आ गया मेरा 2BC, यही प्रूफ करना था, बीओ इज इक्वल टू 2BC। यहां से आपका क्वेश्चन ये खत्म हो गया, है ना अच्छा क्वेश्चन। इसीलिए मैंने कहा देखो मेन चीज, और अगर ये आपको वैसे भी नहीं ध्यान है तो आपने जैसे ही क्या कहते हैं इन दोनों को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ भी नहीं किया तो भी आपको ध्यान रखना है ये दोनों एंगल जैसे बीच वाले एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो ओबी एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बीओ इज इक्वल टू 2BC रिलेशन आएगा। चलिए आई होप ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 4 पे। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओके फिर से सर्कल की बात है, सर्कल का चैप्टर है, सर्कल की बात तो होगी, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सेंटर, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या हुआ, टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सेंटर ऑफ ए सर्कल जो कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को टच कर रहा है। मैंने मान लिया, अब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होंगी, मान लो ये टच कर रहा है, पी क्यू आर। तो मेरा पी क्यू और पी आर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो इसको टच कर रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट जहां पे हो रही है वहां पे टच कर रहा है।
वो लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ओपी लाइन है डेट इज एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो ओपी लाइन है डेट बाइसेक्ट्स एंगल क्यूपीआर। आई थिंक ये क्वेश्चन अभी आपने किया था लास्ट में कि आपको बेसिकली ये और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है। तो सेम लॉजिक से जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन 3 में किया है, दो ट्राइंगल लेके ये प्रूफ करना है, सेम जो है वो इधर भी रिपीट होगा। आप मैं एक बार लिख देता हूं वापस। सबसे पहले आप लोग प्रूफ में लिखोगे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ब्रैकेट में लिखोगे थ्योरम 2 लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब जैसे ही आपने ये लिखा आप ले लो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर क्यू, ओ आर पी, ओ आर पी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर और ओ पी इज इक्वल टू ए पी। ये हुआ कॉमन। ओ क्यू ओ आर के बराबर हुआ रेडियाई और पी क्यू पी आर के बराबर हुआ टेंजेंट जो ऊपर था। देयरफॉर ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। तो आपका एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर पी ओ, आर पी ओ। सो ओपी इज एंगल बाइसेक्टर। भाई एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो लाइन किसी दो एंगल को, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और क्योंकि ओपी लाइन इन दोनों एंगल को डिवाइड कर रही है तो आपका ये क्या हुआ? ओपी एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, सिंपल था। तो ये आपका क्वेश्चन 4। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं फिगर 9.13 ए बी और सी डी, ए बी और सी डी आपको दो टेंजेंट दिए। अगर आप देखोगे टू सर्कल ऑफ अनइक्वल रेडियस, इसका सर रेडियस बड़ा है देखने में दिख रहा है और इसका रेडियस छोटा है। आपको प्रूफ करने ए बी और सी डी इक्वल है। अब देखो अगर ये बाई चांस, अब आप ध्यान से देखो, अगर ये मान लो ये सर्कल नहीं होता और ये टेंजेंट कहीं पीछे आके ज्वाइन हो रही होती तो मेरा ये पूरा का पूरा टेंजेंट जो है वो इक्वल होती, लेकिन यहाँ पे बीच में सर्कल और टेंजेंट खत्म हो रही है। तो क्यों ना इसे पीछे खींच के देख ले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी, एक्सटेंड ए बी एंड सी डी सो डेट दे मीट एट ई। मैंने इसे एक्सटेंड किया जिससे कि ये पीछे जाके कहीं पे यहां पे मिल गई। अब आप देखो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। अच्छा, अगर मैं बड़े वाले सर्कल में देखूं तो ये ए ई और ये सी क्या होंगे? दोनों टेंजेंट है, इक्वल होंगी। तो आपने पहले तो लिख दिया नाउ ए इज इक्वल टू सी, ब्रैकेट में थ्योरम 2 लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। इसे ले लिया इक्वेशन 1। सिमिलरली छोटे सर्कल के अगर मैं देखूं तो आपका बी और डी भी इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे ए सी के इक्वल है ऐसे ही आपने कहा ऑल्सो बीई इज इक्वल टू डी। थ्योरम सेम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो अब मुझे ये दिख रहा है ये पूरा इसके बराबर। ठीक है, क्लियर है? ये पूरा इसके बराबर। मुझे क्या चाहिए? ये वाला पार्ट। तो अगर इसमें से ये वाला पार्ट हट जाए और इसमें से ये वाला पार्ट हट जाए तो मेरे पास बीच का पार्ट आ जाएगा। तो अब मैंने किया सबट्रैक्ट 1 माइनस 2, यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। ए में से जैसे ही बी गया तो मेरा आ गया ए बी, और सी में से डी गया तो मेरा आ गया सी डी। तो देखो 1 2 3 4 5, मुश्किल से 5 लाइनों का प्रूफ है, लेकिन है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 या 4 नंबर में आ सकता है, क्योंकि ये चीज आपको समझनी है कि आपको कैसे इसमें यूज करना है जो थ्योरम को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। अब ये कहते हैं इन क्वेश्चन 5 अबव इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल आर इक्वल। अच्छा, अब रेडियस जो है वो इक्वल हो गए। अगर रेडियस इक्वल हो गए मतलब कि वो दोनों जो हैं
इस तरह से हैं कि दोनों के रेडियस अब की बार इक्वल है, मतलब हमारा एक सर्कल ऐसे, इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी, अब मैंने अगर ये टेंजेंट बनाई इस पे ऐसे, तो मुझे अब प्रूफ करना है अगर दोनों के रेडियस बिल्कुल इक्वल है तो ए बी और सी डी इक्वल होंगे। तो आपने पहले तो टेंजेंट बना दी ऐसे, ये ऐसे। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में पहले तो ये सोचो फर्क क्या है। अगर आप देख सको, देखो इस वाले क्वेश्चन में ये टेंजेंट पीछे जाके मिल रही थी, बट ये चीज इसमें नहीं होगी क्योंकि ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो ये टेंजेंट आपस में एक तरह से क्या है, पैरेलल है या दूर है, तो ये कभी भी आपस में मीट तो करेंगे। तो हमारा वो वाला जो पार्ट है जिसमें हमने क्या कहते हैं उसे एक्सटेंड कराया वो तो गया। अब इसमें क्या करें, तो पहले तो मैंने क्या किया, देखो इसे ज्वाइन कर दिया मैंने, तो कंस्ट्रक्शन में तो लिख दो ज्वाइन ओ ए ओ सी ओ डैश बी ओ डैश डी एंड ओ ओ डैश, इसे भी ज्वाइन कर दो, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं, देखो पहले कॉन्सेप्ट सोचते हैं, मुझे प्रूफ करना है ये इसके बराबर है। अगर मैं ये इसके बराबर प्रूफ कर दूं और इसको भी इसी के बराबर प्रूफ कर दूं तो ये और ये भी बराबर होंगे। अगर दो लाइन एक ही लाइन की इक्वल है यूक्लिड ज्योमेट्री, तो ये आपस में भी इक्वल होंगी, ठीक है। अब मेरा काम है पहले इसे और इसे इक्वल प्रूफ करना। अब इसके लिए देखो हमने क्या सोचा, मुझे ये दिख रहा है ओ ए क्या है, रेडियस, ए बी क्या है, टेंजेंट, ये एंगल कितना हुआ 90 हुआ, ओ डैश बी क्या है, रेडियस, ए बी क्या है, टेंजेंट, ये एंगल कितना हुआ 90, बहुत अच्छी बात है, दोनों रेडियस 90 हुए। अच्छा, इसके अलावा ओ ए और ओ डैश बी क्या है, इक्वल है। अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना होगा 90, ये आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। चलो फिर से बताता हूं, एक बार ध्यान से देखिए, चलो साथ में लिखते भी जाते हैं। तो हमारे को सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, हमें ए बी और सी डी प्रूफ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूफ ओ ए रेडियस ए बी टेंजेंट, है ना, ठीक है। तो आपने क्या कहा, देयर फोर एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ डैश बी ए इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट में थ्योरम लिख दी जाएगी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपके ये दोनों एंगल 90 आ गए। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो ऑल्सो ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश बी रेडियाई, दोनों रेडियाई हैं और इक्वल दिए हुए, आपको ऊपर ही दिया हुआ है, देखो टू सर्कल ऑफ आर रेडियस आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस इक्वल है, तो ओ डे इज इक्वल टू ओ डैश बी। देयरफॉर अगर ये और ये इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, एंगल 90 है, तो आपका ओ ए बी ओ डैश, ये जो फिगर है आपकी, ये जो हम लोग ये फिगर ले रहे हैं ओ ए बी ओ डैश, ये मेरा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है और दो एंगल 90 हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि बचे हुए एंगल भी 90 होंगे और अपोजिट साइड इक्वल है। तो आपने लिख दिया देयरफॉर ओ ए बी ओ डैश इज रेक्टेंगल। जैसे ये रेक्टेंगल आ गया तो आपने कहा दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ओ ओ डैश, आपका ये जो लाइन साइड्स हैं ए बी और ओ डैश वो भी इक्वल हो गए। अब सेम लॉजिक से आपका ये और ये इक्वल है और ये 90 है, तो आप ये भी कह सकते हो ओ सी डी ओ डैश इज रेक्टेंगल। तो आपने यहां पे लिख दिया ऑल्सो ओ सी डी ओ डैश इज ऑल्सो रेक्टेंगल। दिस इंप्लाई, इससे क्या आया रिजल्ट, सी डी इज इक्वल टू ओ डैश। तो आपका सी डी भी ओ डैश के बराबर आ गया और ए बी भी ओ डैश के बराबर आ गया। तो आपने कह दिया फ्रॉम
1 एंड 2। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ए बी भी मेरा ओ डैश के बराबर है और सी डी भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी डी इक्वल हो गए। आपने यहां पे लिख दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, खत्म। दिस इज योर क्वेश्चन 6। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 में कहते हैं इन फिगर 9.14 ये फिगर दी है कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी। अब देखो, आप पिछले 3 क्वेश्चन से कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन कर रहे हो, हर एक में केस अलग अलग था। पहले में क्या था, आपके सर्कल ऐसे थे और आपकी ये कॉमन टेंजेंट थी, ठीक है, तो आपने उसमें किया था। दूसरे में क्या था, सर्कल का रेडियस इक्वल था, तो आपकी कॉमन टेंजेंट पैरेलल थी। अब ये तीसरा है जिसमें ये इंटरसेक्ट करते जा रही है, मतलब एक पॉइंट इधर से इधर और एक पॉइंट इधर से इधर। फिर से मुझे प्रूव यही करना है ए बी और सी डी इक्वल है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक में आपका, या फिर से देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ये अगर देखो ऐसे बनती, अगर ये ऐसे बनती तो ये क्वेश्चन आपका वो वाला हो जाता। अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता तो ये क्वेश्चन आपका जो अभी कर रहे हैं वो है। अगर मैंने इन्हें को ज्वाइन किया तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जिसमें पैरेलल है। अब नाउ नेक्स्ट में ये, तो अब इसमें भी देखो लॉजिक वही है, लेकिन इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, एक ये सेंटर ले लेना ओ और ये ओ डैश ले लेना। आपने कहा फॉर सर्कल विथ सेंटर ओ, इस वाले की बात करते हैं। इस वाले में अगर आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो भाई मेरा ई ए जो है वो ई सी के बराबर है, तो आपने यहां पे लिख दिया सीधे ई ए इज इक्वल टू ई सी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो आपका ई ए ई सी के बराबर आ गया। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, मुझे प्रूफ करना है ए बी। अगर आप ए बी को देखो तो ए बी ए ई और ई बी का एडिशन है, और ऐसी जो सी डी है वो ई सी और ई डी का एडिशन है। तो मैंने अब लिखा फॉर सर्कल विथ सेंटर ओ डैश। अगर ओ डैश में देखें तो ये छोटी वाली लाइन ई डी और ई बी ये बराबर होंगी, ये टेंजेंट है, तो आपने यहां पे कह दिया ई डी इज इक्वल टू ई बी। ये आपकी फिर से आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसे ऐड करूं, अब ऐड करते हुए देखो ये ध्यान रखना है, ई ए के साथ आपको क्या चाहिए, ई बी चाहिए। तो चाहे इसे पलट के आप यहां पे लिख दो ई बी इज इक्वल टू ई डी। अब आप लिखो ऐड करके ई ए प्लस ई बी इज इक्वल टू ई सी प्लस ई डी। ई ए प्लस ई बी क्या बनेगा आपका, ए बी, और ई सी प्लस ई डी क्या बनेगा आपका, सी डी। तो आपका ये क्या हो गया, ई और ई बी मिला के ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये आपका था क्वेश्चन 7। तीनों एक मेथड से थे, तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये वाला और क्वेश्चन 5 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में कहते हैं कॉर्ड पीक्यू ऑफ सर्कल इज पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट आर। एक कॉर्ड पीक्यू है सर्कल की which is parallel to the tangent at a point R of circle, prove that R bisect R P R Q। तो पहले तो सर्कल बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। ये आपकी फिगर बन गई। सबसे पहले एक कॉर्ड पी क्यू बनाई मैंने, पी क्यू इज पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट आर। यहां से एक टेंजेंट बना दी मैंने और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। प्रूव डेट आर बाइसेक्ट्स आर पी आर क्यू। ये पी आर क्यू आर्क है, हमें ये प्रूफ करना है कि आर बाइसेक्ट्स आर पी आर्क पी आर क्यू। मतलब ये पॉइंट अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, तो अगर ये आर पॉइंट अगर बाइसेक्ट करता है, ठीक है, अगर ये पॉइंट इस आर को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये इसके बराबर है। या इनडायरेक्टली अगर मैं ये प्रूफ कर दूं पी आर और आर क्यू बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मेरा क्वेश्चन बस ये है कि मुझे ये प्रूफ करना है एक तरह से इनडायरेक्टली पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं फिर से समझाता हूं, देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कॉर्ड पी क्यू है, ये रिकॉर्ड पी क्यू, ठीक है।
इज पैरेलल टू टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट आर। ये एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी, उसके पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ये कहते हैं ये जो पॉइंट आर है, ये प्रूफ करो कि ये पी आर क्यू आर्क को, आर्क क्या हुई, ये पूरी, ये पी आर क्यू आर्क है, आर इसे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट में डिवाइड मतलब ये वाला पार्ट आपका इसके बराबर होगा, हमें ये प्रूफ करना है। चलिए अब आता है ये तो प्रूफ करने के लिए, ये और ये प्रूफ करने के लिए, अगर ये और ये जो मैंने बताया, अगर पी आर और आर क्यू इक्वल हो जाए तो आपकी आर्क भी इक्वल होंगी। तो मेरा मुद्दा क्या रह गया, मेरे को एक ट्राइंगल की दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है। बेसिकली मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है पी क्यू आर को, ठीक है। अब आपको क्लियर है, तो आपने यहां पे लिख दिया पहले तो, टू प्रूव में आर्क पी आर क्यू इज बाइसेक्टेड बाय पॉइंट आर। यहां पे से एक्स ले लो और वाई ले लो। चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस वाले कॉर्ड की, पी आर की, अगर मैं पी आर की बात करूं, अब पहले तो यहां पे ये पैरेलल दिया हुआ, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, देखो पी आर जो है, आपने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी होगी, पी आर इधर एंगल सबटेंड कर रही है ये, और इधर से ये बना रही है ये वाला एंगल, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कहा प्रूफ में, इस एंगल को ले लो 1, इसे ले लो 2। आपने कहा एस पी आर इज कॉर्ड, देयरफॉर एंगल 1, ये जो पी आर इस टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है, इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है अगर एक कॉर्ड एक टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है और वो ही कॉर्ड सर्कल के किसी पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये वाली कॉर्ड ये एंगल बना रही है और यही कॉर्ड ये एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया, ठीक है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब आपने कहा ऑल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, पी क्यू जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है। तो इधर से मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। तब आपने कहा यहां से देखो, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये कह सकता हूं, अगर 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हुआ तो मेरा क्या हुआ, 2 के अपोजिट पी आर और 3 के अपोजिट क्यू आर। तो मैंने कह दिया देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, ये थ्योरम लिख दी, या इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड अपोजिट टू देम। जैसे ही आ गया पी आर और क्यू आर बराबर, तो आपने कहा आर्क पी आर जो है इट इज इक्वल टू आर क्यू आर, और पॉइंट आर बाइसेक्स, इसे बाइसेक्ट करता है आर्क पी आर क्यू। यही आपको प्रूफ करना था। तो दिस इज क्वेश्चन 8। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ओके, पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। सर्कल के एक कॉर्ड बनाई, इस कॉर्ड के एंड से अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, तो ये कहते हैं प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो मुझे प्रूव करना है ये और ये एंगल इक्वल होंगे। ये सेंटर ले लिया, तो आपने यहां पे ये लिख सकते हैं सबसे पहले तो गिवन में ए बी इज कॉर्ड, पी एंड पी बी आर टेंजेंट, ठीक है। पी और पी बी टेंजेंट दिए, ए बी आपको कॉर्ड दिया हुआ है। आपको कह रहे प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ कॉर्ड। अगर एक कॉर्ड के एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, तो मुझे टू प्रूव में क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है टू प्रूव में एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए। अच्छा, अब देखो, अगर आप यहां से देखो ये एंगल
ज्वाइन करोगे तो आपका एंगल OAP 90 होगा, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। आपका P और PB क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो आपने कहा PA इज इक्वल टू PB, थ्योरम 2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। देयरफॉर आपने सीधे कह दिया PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। ये जैसे आपने लिखा तो आपका ये प्रूव हो गया, बस इतना ही करना था। तो कई बार क्वेश्चन देखने में मुश्किल होता है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो 2 मिनट में आपका सॉल्व भी हो जाता है। तो बस हमने थ्योरम लगाई, उसके मुझे देखा अगर ये साइड बराबर है तो ये एंगल तो बराबर होना ही चाहिए, ये आपका एंगल इक्वल हो गया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज प्रूव दैट डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल। तो पहले तो सर्कल बना ले और एक डायमीटर बना लेते हैं, फिर देखते हैं मैं क्या प्रूव करना है। ये सर्कल दिया हुआ है, ये इसका डायमीटर हुआ AB। प्रूव दैट द डायमीटर AB ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ऑल दोस कॉर्ड विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट पॉइंट A। आपने पॉइंट A से एक टेंजेंट बनाई, मान लीजिए ये। तो ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट द डायमीटर AB ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है, इट विल बाइसेक्ट ऑल दोस कॉर्ड। ये आपने एक कॉर्ड, ये तो भी टेंजेंट है, आपने मान लो यहां पे एक कॉर्ड बना दी PQ, और एक कॉर्ड आपने यहां पे बना दी RS। ये पॉइंट हो गया आपका M और ये पॉइंट हो गया N। तो आपको कह रहे हैं कि ये जो डायमीटर AB है, ये अगर कॉर्ड PQ और RS इसके पैरेलल है XY के टेंजेंट के, तो इसका मतलब ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। तो अगर मैं पहले गिवन में लिखूं तो गिवन में मैं लिख सकता हूं XY आपको टेंजेंट दिया है, ठीक है, AB आपको डायमीटर दिया है, PQ और RS क्या दी हुई है? कॉर्ड दी हुई है। और आपको क्या दिया हुआ है? PQ इज पैरेलल टू XY और RS इज पैरेलल टू XY। क्योंकि अगर कॉर्ड पैरेलल है टेंजेंट के तो ये डायमीटर बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ये कॉर्ड मैंने मान लिया कि भाई पैरेलल नहीं है, तभी मैं बाइसेक्ट प्रूफ कर सकता हूं। तो आपने कह दिया टू प्रूफ में मुझे करना है प्रूफ PM इज इक्वल टू MQ, RN इज इक्वल टू NS। और या फिर आप क्या लिख सकते हो? AB बाइसेक्ट्स PQ एंड RS। फिर से समझ लो, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये कह रहे हैं जो ये डायमीटर है, ये उन सारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा जो कि इस टेंजेंट के पैरेलल है। तो आपने कहा क्योंकि अगर मैंने PQ को XY के पैरेलल कहा तो ये और ये पार्ट बराबर होना चाहिए, मुझे ये प्रूफ करना है। अब सबसे पहले मैंने कहा देखो OA आपका एक टेंजेंट है और OA रेडियस और XY टेंजेंट है, तो ये एंगल मेरा 90 हो जाएगा। कह सकता हूं मैं? गुड, ये मैंने यहां पे कह दिया 90 हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ देखिए, आपने कहा OA इज रेडियस, XY इज टेंजेंट, देयरफॉर OA इज परपेंडिकुलर टू XY। ब्रैकेट में थ्योरम तो पता ही है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे ही OA XY के क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। तो आपने कह दिया देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब ध्यान से देखना। अब आपने कहा अगर XY में एंगल 190 है, ये वाला एंगल 90 है, और आप कह सकते हो PQ और XY आपस में क्या होंगे? पैरेलल है। भाई ये PQ है, ये XY है। अभी आपने कहा ये पैरेलल है, तो ये मैं ले लेता हूं एंगल 2। अब आपने कहा नाउ एस PQ इज पैरेलल टू XY। तो बेटा ये दोनों एंगल कैसे हुए? अगर ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों एंगल क्या हुए? एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और अगर ये लाइन पैरेलल है, PQ और XY पैरेलल है, तो इसका मतलब अगर एंगल 190 है तो एंगल 2 भी क्या हुआ? 90 हो गया। तो आपने यहां पे लिख दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर मेरा एंगल 290 आ जाता है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मेरा ये एंगल 290 आ जाता है, इसका मतलब OM क्या हुआ? PQ के परपेंडिकुलर हुआ।
अगर मेरा ये एंगल, देखो फिर से बताता हूं, ये एंगल 90 का, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ठीक है, थ्योरम से 90 हो गया। आपने कहा अगर ये और ये पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 2 90 आ गया। इसका मतलब OM PQ के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपने कह दिया सो OM इज परपेंडिकुलर टू PQ, OM PQ के परपेंडिकुलर है, या फिर मैं लिख सकता हूं PM इज इक्वल टू MQ, लिख सकता हूं। क्यों? अगर ये देखो, ये क्या था आपका रेडियस, ये क्या था कॉर्ड। अगर एक रेडियस या सेंटर से लाइन PQ के परपेंडिकुलर है कॉर्ड के, तो इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एस OM इज रेडियस, PQ इज कॉर्ड, सो आपका क्या हो जाएगा, PM विल बी इक्वल टू MQ। आपका PM और MQ क्या हो गए, बराबर हो गए। थ्योरम 3 फिर से पढ़वा देता हूं, क्या है थ्योरम, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्या होती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब भी आप कोई सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो आपका ये जो है, ये इसके ये और ये बराबर आ गया। सिमिलरली अगर आप इसे देखेंगे, एंगल 1 जो है वो यहां पे एंगल 3 के ही बराबर हो जाएगा, तो ON RS के परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये भी कह सकते हो ऑल्सो सिमिलरली ON इज परपेंडिकुलर टू RS, देयरफॉर आपका RN जो है वो NS के बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि अगर आप एक डायमीटर ड्रॉ कर रहे हो और ये कॉर्ड है जो कि इनके पैरेलल है, तो सारी कॉर्ड, जितनी भी कॉर्ड बना दो यहां पे, वो सारी कॉर्ड क्या होंगी, आपकी बाइसेक्ट होंगी। तो ये प्रूफ करना था, डायमीटर विल बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड विच आर पैरेलल टू टेंजेंट एट पॉइंट ए। आपने कह दिया देयरफॉर डायमीटर बाइसेक्ट all chords parallel to tangent at A। सारी जितनी भी कॉर्ड है वो बाइसेक्ट करता है, हेंस प्रूव्ड। तो यहां पे आपका क्वेश्चन 10 खत्म होता है। तो ये थी मेरी एक्सरसाइज 9.3 के सारे क्वेश्चन 1 to 10 एग्जाम्पलर के। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो, क्योंकि अब हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं बच्चों। तो जो बच्चे नए हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें जो है मैं आगे करवाने वाला हूं, और कोई चीजें आपको यहाँ पे लेक्चर में दिख भी जाएंगी। पुराने लेक्चर के लिंक चाहिए वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे अगर जो भी मैं चीज नहीं अपलोड करूं आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहे। रेस्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। एग्जाम्पलर की अगली एक्सरसाइज 9.4 विच विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। चले बच्चे, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।